हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचबी सॉल्यूशंस। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेल की शीट के अंदर जितनी भी बार्स होती हैं उनका क्या क्या नाम है, उनके लोकेशन क्या है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बिगिनर्स के लिए बहुत लाजमी थी उसको हमने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं लिया उनके लिए मैं इसी वीडियो के एंड पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो वो वहाँ से सुन सकते हैं। आज के लेक्चर में हम मेन्यू बार के अंदर जो टैब्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके अंदर जो चीज़ें हमारी रूटीन में यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाके यूज़ करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हम क्विकली ज़रा कुछ चीज़ों को देखेंगे जो हमारी रूटीन की वर्किंग को कवर करें। तो सबसे पहले तो ये फाइल है, फाइल के अंदर हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें ये सेव है, अगर सेम शीट को आपने सेव करना है तो ये सेव का बटन दबाते हैं। इसके लिए कंट्रोल एस भी यूज़ किया जाता है शॉर्ट की। सेव एज होती है ऑप्शन, इसको बेसिकली अगर आपने एक शीट का नाम है एक्स वाई जी, आपने अब उसको किसी दूसरे नए नाम से सेव करना है, आपने कुछ उसमें वर्किंग की है लेकिन आप उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना चाह रहे हैं तो आप उसको सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव करेंगे। इसके साथ हमें इसमें इन्फो के अंदर इस शीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये कब मॉडिफाइड हुई है, इसका साइज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, और साथ में हमें जो मेन चीज़ है यहाँ पे ये प्रोटेक्ट वर्कबुक की ऑप्शन एक मिलती है। बाकी भी ये इंस्पेक्ट वर्कबुक है, यहाँ ब्राउजर व्यू ऑप्शंस हैं। ये इसमें हम ज़्यादातर ये प्रोटेक्ट वर्कबुक जो यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें दो किस्म की ऑप्शंस मिलती हैं, एक तो रीड ओनली, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन मिलती है पासवर्ड लगा के अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने की। तो जो रीड ओनली की ऑप्शन है वो हम फर्ज करें मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने अपनी शीट जो है, मेरी अपनी जो वर्किंग शीट है, मैंने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वो शेयर करनी है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उसको देख सकें, ठीक है, डाटे को देख सकें, लेकिन उसमें कोई चीज़ एडिशन ना कर सकें या उसमें से कोई चीज़ डिलीट ना कर सकें। तो मैं उसके ऊपर रीड ओनली की ऑप्शन लगा के उनको सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो शीट तो वहाँ पे ओपन हो जाएगी लेकिन वो उसमें कोई भी चीज़ एडिशन नहीं कर सकेंगे या उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकेंगे, तो मेरा डाटा सेव रहेगा। तो जो दूसरी ऑप्शन है वो पासवर्ड लगा के अपनी शीट को सेव कर सकते हैं कि मेरे अलावा कोई भी उस शीट को नहीं खोल सकेगा। आप उसको पासवर्ड लगा देते हैं एक्स वाई जी, वो कोई शीट ओपन करेगा तो वो सबसे पहले कहेगा कि पासवर्ड लगाएं। तो आप इसमें ये चीज़ें हमें फाइल में मिलती हैं। तो सबसे पहले तो ये होम के अंदर, उसके बाद हम देखते हैं तो इन बाकी जो चीज़ें हैं स्टोर्स वगैरह को मैं समझाने के लिए ना एक टेबल जल्दी से बना लेता हूँ ताकि आपको मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हर फंक्शन को तो आपको बताता भी जाऊँगा साथ साथ। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, एक टेबल बनाने के लिए हम नेम लिखते हैं और सबसे पहले फैसल लिख लेते हैं। ये मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक पेस्ट की ऑप्शन है, ठीक है। कंट्रोल वी इसकी जो है ना वो शॉर्ट की होती है। इसके साथ यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन मिलती है हमें, कंट्रोल सी इसकी शॉर्ट की होती है। ये कट्स है और ये इसको फॉर्मेट पेंटर कहते हैं, ठीक है। ये ब्रश जो आपको नजर आ रहा है फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। इसका मैं फंक्शन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पेस्ट कॉपी, फर्ज करें ये मैंने एक सारा टेबल बनाया है, ठीक है। मैंने इसको सारे को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल सी करता हूँ या मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये वाला बटन दबाया, कंट्रोल सी इसकी, कंट्रोल वी इसकी शॉर्ट की थी, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो ये वाली चीज़ है इसका फॉर्मेट से मुराद ये होता है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने एक कलर किया हुआ है सेल के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि ये जो सेल है इसी तरह का ये हो जाए, तो मैं ये इसके ऊपर रख के तो ये ब्रश को पकड़ के यहाँ पे करूँगा तो वो भी येलो हो गया। मतलब ये बहुत सारी जगहों के ऊपर आपका डाटा ह्यूज अमाउंट में होता है, ठीक है। उसको आपने अगर सेम कंडीशन में लेके आना होता था, हमने ये ब्रश यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें फिर आगे जो अगर आप चलते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट थीम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी इसमें फ़ॉन्ट में इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ फिर आप इस सारे को यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, कोई भी बॉर्डर लगाएं। ये देखें जी बॉर्डर लग गया सरों को, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ये दबाएं, कंट्रोल प्लस यू जो है ना इसका कंट्रोल शॉर्ट की है, ठीक है। अगर ये देखें मैंने इसके ऊपर रख के कंट्रोल प्लस यू दबाता हूँ तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो
इसके साथ भी यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा होता है। मैंने इसको जो है ना ये कर देता हूँ, बाकी सारा 11 है और इसको मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, नाम बड़े हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद अलाइनमेंट आ जाती है आगे कि आप इसको अलाइनमेंट कैसे करना चाह रहे हैं, जो आपको सूट कर रही है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको उस तरह कर लेते हैं। मैं इसको इस तरह सेंटर में रख लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी कुछ जगहों के ऊपर स्पेस आपकी तंग होती है, या आपने आपके सेल्स के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करना होता है। डाटे को तो आपने करना है, आप ऐसे कर लें। आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ये आपकी जो रैप टेक्स्ट है या मर्ज एंड सेंटर है, इन दो सेल्स का जो है ना वो आपस में मिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। इन दोनों को मैं एक सेल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इन दोनों को ये वाला बटन दबा दूंगा, ठीक है। ये दोनों, ये एक सेल बन गया। ये देखें, ये दो सेल हैं, ये एक सेल बन गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको, आप बहुत सारी जगहों पे जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इन सारों को वन बाय वन इंग्लिश लिखने के बजाय मैं सारों को एक ही सेल बना के इंग्लिश लिख देता हूँ उसके अंदर। मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक ही सेल बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको आप रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं कि आपके एक सेल के अंदर समटाइम डाटा पूरा नहीं आ रहा होता। जैसे फर्ज करें, ठीक है। अब ये देखें, ये एक सेल से बाहर निकल गया बस काफ़ी सारा। इस सेल को आप एक तो यहाँ से डबल क्लिक रख के यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप चाह रहे हैं कि समवेयर आपको कोई ज़रूरत होती है कि आप सेल इसको रखें भी छोटा ही, सेल भी इतना ही रखें, लेकिन ये एक सेल के अंदर पूरा आ जाए। तो आप क्या करते हैं, उसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, वो एक ही सेल के अंदर आ गया। आप जितना भी खोलेंगे उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप इसको वापस रिफ्रेश करते हैं तो दोबारा वो उसका वो उसी फॉर्म में आ गया। इसके बाद आपकी नंबरिंग के ऊपर आ जाता है कि आपकी जो नंबरिंग, जैसे मैंने ये जब मैं अगर जनरल में करता हूँ तो ये 0.7% इसकी वो आ रही है फार्मूले के मुताबिक, जो हमने फार्मूला लगाया। लेकिन इसको मैंने परसेंटेज में शो करवाया, तो मैंने इसको सिंपल जो गेन नंबर है उसको डिवाइड बाय 100 करके परसेंटेज पे कर दिया, तो वो मुझे उसकी परसेंटेज शो हो गई, ठीक है। वो उस फॉर्मेट में भी परसेंटेज शो हो रही थी, लेकिन वो 0.7% है, यानी 0.5% होगा तो वो 50% होगा। लेकिन इस तरह उसकी परसेंटेज भी शो हो गई, उसके साथ वो परसेंटेज का निशान आ गया, ठीक है। अगर ये आपकी जो नंबरिंग है, नंबरिंग के अंदर आपको ये कोमास वगैरह की अगर ज़रूरत होती है तो ये आप कोमा लगा देते हैं, ठीक है। 1 लाख लिखा है, ठीक है। तो आप इसमें लगाते हैं तो ये आपके कॉमास आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको डेसिमल्स को ख़त्म करना है या इंक्रीज़ करना है तो उसके अंदर भी ये आप यहाँ इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं डेसिमल्स को, पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स होते हैं, या उनको यहाँ से डिक्रीज़ करके यहाँ पे पूरे इस फॉर्म में ले आते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सारी हैं, ये क्विकली आप कर लेते हैं। मतलब आप के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होता जब आप एक्सेल को कर रहे होते हैं वर्किंग, लेकिन आना जो है ना वो लाजमी होता है, इसलिए ताकि आपको हर चीज़ का इल्म हो। अच्छा, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अहम एक इसमें सेगमेंट है हमारी रिपोर्टिंग के अंदर भी, और रूटीन में ये हमारी वर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक मतलब सेगमेंट है। इसमें हम बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं अपने डाटा के अंदर। हम कोई भी अकाउंट्स के हवाले से हो या कोई रिपोर्टिंग के हवाले से हो, रिकन्सिलिएशन के हवाले से हो, तो हमें ये बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल होता है। एक्चुअली इसके अंदर हम कंडीशंस लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने मतलब जैसे ये एक टेबल बनाया है, इसके अंदर मैंने एक कंडीशन ये लगा देता हूँ कि जो भी 30 नंबर से कम जिसके नंबर हैं वो उसको एक तो वो फेल कंसिडर किया जाए, दूसरा उसका कलर रेड हो जाए, वो पूरी रो मेरे पास रेड हो जाए, ठीक है। तो और जो पास हैं इतने परसेंट से ऊपर, इस इतने परसेंट वाला वो पास है और उसको वो ग्रीन हो जाए, ठीक है, वो रो। और इतने परसेंट वाला इनाम देंगे। मतलब ये बहुत सारी कंडीशंस हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कलर स्कीमिंग कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रूल्स को ख़त्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग आपको वीडियो बना के तो इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ फिर टेबल फॉर्मेट है, इसमें टेबल की फॉर्मेटिंग है। आप इस टेबल को अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो भी आपको स्टाइल बेहतर लगता है आप उसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। वो उस स्टाइल के अंदर आपका आ जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बन जाती है। बाकी ये अदर आप अगर चीज़ों को देखते जाते हैं इसमें आके तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो फॉर्मेट्स वगैरह डिफ़ाइंड फॉर्मेट्स जो है ना वो आपको दे देते हैं, ठीक है।
जिस तरह की भी आप अपनी डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो उसमें आप इसको सेल्स को भी स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी। इसके अलावा ये इंसर्ट्स वगैरह हैं, रो को इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है, वो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप इंसर्ट करके तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपने ये गेन नंबर के अंदर और टोटल नंबर के अंदर आपने एक कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेंगे एक। ठीक है, अगर आपने इन शर्मा के अंदर और रोहित के अंदर एक रो ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके तो इंसर्ट करेंगे तो आपकी रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, आप जितनी मर्जी रोज को ऐड कर सकते हैं और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंसर्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये पिवट टेबल है। पिवट टेबल इंतहाई अहम जो है बनाने के लिए आपको जो है ना ये यूज़ होता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारा डाटा है, आपने उसको समराइज़ करना है तो आप पिवट टेबल लगा के तो बहुत सारी चीज़ों को जो है ना उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको फर्दर यहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं, आप शेप्स वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है तो वो सिंपल जो इंपोर्ट करने का तरीका होता है, आप क्लिक करते हैं तो आप जहाँ से भी जो भी चीज़ उठानी है, फ़र्ज़ करें मैंने ये अपनी एक ये मेरी एक फ़ोटो है, मैंने इसको जी यहाँ से, ठीक है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैंने ये फ़ोटो उठा लिया, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बाकी ये फॉर्मेट है इसका, जिस फॉर्मेट में मैं इसको रखना चाह रहा हूँ मैं उसमें लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से आप ये एरो क्लिक है, यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट में आप किसको लेके जाना चाह रहे हैं तो आप ले जाते हैं। ये देखें जी, मैंने इस फ्रेम में ले आया हूँ। ठीक है, इसके अंदर फिर मैं बॉर्डर, पिक्चर को बॉर्डर कर सकता हूँ, कलर उसका। ठीक है, उसके बाद ये इफ़ेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब जो आप करना चाह रहे हैं आप यहाँ से आके इसके साथ पूरा खेल सकते हैं। ठीक है, आप जितना यूज़ करेंगे एक्सप्लोर उतना ही ज़्यादा करते जाएंगे। जिस तरह की शेप आप लेना चाह रहे हैं आपको उस तरह की शेप मिल जाएगी। ठीक है, पिक्चर लेआउट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट्स के अंदर आप अगर शेडो लेना चाह रहे हैं, ये देखें जी, मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें ये वाला शेडो ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, बाकी इसके अंदर आपको शेप्स वगैरह मिल जाती हैं, जो भी शेप आप बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह आप वर्ल्ड की फ़ाइल पे बनाते हैं उसी तरह आप इसमें यहाँ पे शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, उसमें कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिल अप कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप चाहते हैं सारा कुछ उसी तरह जो पहले मैंने आपको उसके अंदर करके दिखाया, आप इसके अंदर भी उसी तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें जी, ये देखें जी, पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर आप। ठीक है, ये देखें, ये देखें जी। ठीक है, मतलब अब जिस तरह की चीज़ आप करना चाह रहे हैं, आप जैसे आपकी वर्किंग है आप एक्सप्लोर ज़्यादा करते जाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा आप देखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमें चार्ट्स मिल जाते हैं। ये चार्ट के अंदर भी हमारा बहुत सारा वर्किंग के अंदर ये यूज़ होते हैं कि हम इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइंड होते हैं और उसको फर्दर हम जो है ना वो अपनी वर्किंग के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने चार्ट्स को डिज़ाइन करने के बाद यहाँ से मतलब ये चार्ट्स के बारे में सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बाकी ये पेज लेआउट के अंदर जो है ना वो पेज की सेटिंग, अलाइनमेंट और उसकी जो है ना वो स्केलिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें सारी चीज़ें हैं, पेज सेटअप के लिए हैं। फार्मूलाज़ के अंदर फार्मूला का बताया हुआ है, जब हम फार्मूला के सेगमेंट के ऊपर आएंगे तो हम फार्मूलाज़ को समझेंगे। डाटा के अंदर हमारे पास रिफ्रेश ऑल के लिए आ जाता है कि रिफ्रेश आप ऑल कर लेते हैं, आप डाटा को आपकी रिफ्रेश हो जाती है। उसके बाद आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। डाटा के अंदर जो मेन हमारा यूज़ होता है हम सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से ये मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, मैंने ये फ़िल्टर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, मैंने एक टेबल बनाया हुआ था, मैंने ये यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने फ़िल्टर लगा लिया, यहाँ से इसको किया, ये फ़िल्टर लग गया। इसकी शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो इसको इसको मैंने ये पहले तो फ़िल्टर लगा लिया यहाँ से। उसके बाद मैं सॉर्ट आउट करने की मेरे पास ऑप्शन होती है, ये मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूँ तो मैं उसको ए टू जी कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें एफ आता है, एफ के बाद आर आता है, आर के बाद एस आता है। मैं कहता हूँ कि जो सबसे छोटा नंबर है ना वो सबसे पहले आए, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आए, उसके बाद उसके बाद। ठीक है, तो मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 26, 70, 75 और 80 हो गया, तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डुप्लीकेट डाटा होता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। जहाँ पे डुप्लीकेट क्या है 100, इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट है 100, तो मैं इसको कहता हूँ कि डुप्लीकेट ख़त्म कर दे। ठीक है, तो मैं अनसेलेक्ट करके तो जिस कॉलम में से मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ वो मेरे टोटल वाले कॉलम में से मैं कह रहा हूँ कि डुप्लीकेट ख़त्म कर दे। मैंने उसको सेलेक्ट किया, बाकी सबको अनचेक कर दिया, तो उसने कहा कि एक डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है,
वो देखें उसने वो एक 100 ख़त्म कर दिया, दूसरे 100 को रहने दिया, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया उसने। तो इसके साथ हमें डाटा वैलिडेशन मिलता है। डाटा वैलिडेशन में हम लिस्ट वगैरह बना लेते हैं, वो हमें हमारी वर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि इसमें हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं अपनी वर्किंग में, वो हमें कहाँ पे यूज़ होती है। तो चूँकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया तो मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ।